मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यवस्था उपागम, है ना। ये आधुनिक उपागम के अंतर्गत आता है आपकी तुलनात्मक राजनीति में। बहुत विस्तार से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि व्यवस्था उपागम क्या होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी अगर आपको उपागम दिए हुए हैं तुलनात्मक राजनीति में, प्रश्न पूछा जाएगा तो आगत निर्गत जो डेविड स्टर्न का उपागम है, जिसको हम व्यवस्था उपागम कहते हैं, इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसके अलावा जो संरचनात्मक उपागम है इसके बाद का, आमन एंड पॉवेल का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। लगभग लगभग परीक्षा में इससे प्रश्न आना तय है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक अनोखी देन है हमारे तुलनात्मक राजनीति में। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्यवस्था उपागम या आगत निर्गत उपागम भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्था उपागम, या इसका एक दूसरा नाम है आगत निर्गत। आगत निर्गत यानी कि इनपुट आउटपुट, है ना। इनपुट आउटपुट अप्रोच भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम देखें व्यवस्था उपागम को। उसके पहले अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो 60 दिन, लगभग आपके पास 60 दिन से ज़्यादा समय है ना। और क्लासेस डेली अपलोड हो रही है। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा सिंगम बैच और अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, है ना। केवल यहाँ क्लास लगाना आपके लिए पर्याप्त है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल MPPSC एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको पूरी उपलब्ध कराई जा रही है। नोट्स उपलब्ध कराई जा रही है और लगभग परीक्षा से पहले कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप बहुत अच्छी क्लास देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हो ना। केवल MPPSC एग्जाम को हम सामने रखकर एक क्लासेस चला रहे हैं जो केवल MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना। पूरा पूरा सिलेबस के हिसाब से चल रही है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख रहे हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाएगी, है ना। तो अगर आप उन 500 बच्चों में आना चाहते हैं जो इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं व्यवस्था उपागम। ठीक है, तो व्यवस्था उपागम हम देखते हैं। व्यवस्था उपागम को आपको पता है आगत निर्गत मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है इसको मैं बहुत आपको ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है, उपागम तो ये जो है ये आपके आधुनिक उपागम में आता है। हम परंपरागत उपागमों को देख चुके हैं, परंपरागत उपागमों को हम देख चुके हैं और ये आपका आता है आधुनिक आधुनिक उपागम में। ठीक है, या आधुनिक मॉडर्न अप्रोच है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की। तो ये मॉडर्न अप्रोच क्यों आने लगी? मैंने आपको परंपरागत उपागम इसके पहले पढ़ाया, जिसमें क्या हुआ था, केवल हम संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित रह गए थे, है ना। अपने आप को हमने कहाँ तक सीमित कर दिया था? केवल संस्थाओं के अध्ययन तक। जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी, जो सरकारें थी अलग अलग देश में, केवल उनका अध्ययन करके हम औपचारिकता पूरी कर ले रहे थे। तो कुछ कमी आई हमारे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। तब हमको नए उपागम की जरूरत पड़ी, है ना। तो देखिए, मॉडर्न आधुनिक उपागम क्या है इसको समझते फिर आपको व्यवस्था उपागम समझना होगा, है ना। तो ये एक लिंक बनाएगा और इसी से महत्वपूर्ण जुड़ाव होता है व्यवस्था उपागम का, क्योंकि सबसे आधुनिक उपागम जो है मेन वो व्यवस्था उपागम है। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक उपागम की विशेषता क्या है, भले वो सिलेबस में आपके मेंशन नहीं है ना, चूंकि विकास यहाँ से होता है। इनडायरेक्टली अगर आपको दिया है परंपरागत उपागम तो उसकी तुलना करते हुए आधुनिक उपागम पूछ लिया जाता है। या वो ये ना कहे कि व्यवस्था उपागम या आधुनिक उपागम, आपसे कह दे डायरेक्ट कि इसकी क्या विशेषता है। बेसिकली उनकी विशेषता इन्हीं की है जो व्यवस्था उपागम है और इन सब की। इसलिए थोड़ा सा आधुनिक उपागम को समझिए। तो देखो क्या हुआ, लगभग 1950 के आसपास, आपको पता है ना, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार का समय आया। राजनीति विज्ञान में ना यहाँ पर एक विवाद उठा, वो किसका? कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, विवाद उठा भैया कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है। डेविड स्टर्न और ये सब महोदय यहीं पर थे, है ना। तो ये बड़ा विवाद हुआ कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है, क्योंकि लास्की के बाद में, मार्क्स के बाद में कोई बड़े विचारक आए नहीं हमारे राजनीति विज्ञान में। तो ये विवाद बड़ा चुल पकड़ने लग गया, बहुत तूल पकड़ने लग गया, ऊपर उठ गया, है ना। तो डेविड स्टर्न ने तो ये कह दिया है, डेविड स्टर्न और इनके जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन ही हो गया है ना। खैर बाद में हमारे रॉल्स महोदय आते हैं और ये धारणा दूर होती है। ठीक है, तो इस समय ये बात चली, है ना। तो इसके साथ में फिर उन्होंने क्या, डेविड स्टर्न जो हुए, ठीक है, इन्होंने एक नई सोच सामने रखी कि जैसे जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है ना, और जो हमारे वैज्ञानिक है,
मूल वैज्ञानिक विषय, जिनको मूल कहते हैं ना, मूल विज्ञान के विषय है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना। इस तरीके से इन्होंने भी बात कही कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान को भी हमें क्या बनाना है, इसको विज्ञान की तरह बनाना है। जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान होता है ना, जो प्रॉपर विज्ञान के विषय है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, है ना। तो यहाँ बात उठी कि राजनीतिक विज्ञान को भी वस्तुनिष्ठ बनाना है और प्राकृतिक विज्ञान के जैसा बनाना है। तो इन्होंने राजनीति में ना कुछ नए शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना। राजनीति को भी वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की गई। तो यहीं से आधुनिक उपागम का जन्म होता है, जब ये प्रयास किए गए। तो इसी प्रयास में क्या हुआ, व्यवहारिक क्रांति इसको कहते हैं, है ना। यह व्यवहारवाद या व्यवहारिक क्रांति कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, राजनीति को भी प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाने की कोशिश की कि जैसे विज्ञान में सिद्धांत होते हैं ना, कार्य कारण संबंध के द्वारा किसी चीज को समझाया जाता है, उसी तरीके के प्रयास किए गए हमारे राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के, प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाने के प्रयास किए गए व्यवहारिक क्रांति में, ठीक है, या व्यवहारवाद में। तो व्यवहारिक क्रांति के कारण कहीं ना कहीं आधुनिक जो उपागम है ये अस्तित्व में आया। तो अब राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए नए उपागम लाने पड़ेंगे, है ना। तो इसका एक कारण बना व्यवहारिक क्रांति। दूसरा कारण क्या बना, आप देखेंगे जो पहला कारण व्यवहारिक क्रांति हो गया, तुलनात्मक जो आधुनिक उपागम है तुलनात्मक राजनीति के, उसके उदय का। दूसरा कारण क्या हो गया उदय का, तो आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वार ये चल रहा था। इसके समय बहुत उथल पुथल थी, बहुत उथल पुथल थी पूरी की पूरी दुनिया में, हिंसा हो रही थी, युद्ध हो रहे थे। तो यार ये डेविड ईस्टन और ये जो व्यवहारिक क्रांति वाले विचारक थे, फिर इसके बाद नव व्यवहारवाद आता है या उसको उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। इनने कहा क्या मतलब, साला हम इतना सिद्धांत बना रहे हैं व्यवहारवाद के द्वारा कि कैसे राजनीति के कुछ नियम कानून बनाए, सब चीजों को खत्म करे, पर क्या मतलब, ये जो हिंसा और ये सब राजनीतिक समस्याएं चल रही है, इनका तो हम कुछ समाधान दे ही नहीं पा रहे हैं। तो जब इन समस्याओं का, हम राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कुछ बदलाव की जरूरत है, ठीक है ना। हमको ऐसा राजनीति विज्ञान बनाना है, ऐसा अध्ययन करना है जो कम से कम जो राजनीति में समस्या आ रही है इनका समाधान तो दे, युद्ध क्यों हो रहा है इनका समाधान दे, है ना। तो ये उथल पुथल के कारण भी कहीं ना कहीं कुछ आधुनिक मॉडल लाए गए कि जो राजनीति विज्ञान में समस्या है उनका समाधान अच्छी तरीके से हो। इसके अलावा देखो, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, इसके बाद साम्यवाद का विकास हुआ, है ना। दुनिया में क्या हुआ, शीत युद्ध की स्थिति आ गई। शीत युद्ध छाया हुआ था, दो पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र में आपस में टकराव चल रहा है। तो जब इनमें टकराव हो रहा है तो इससे भी कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके के विचार आए, साम्यवाद जैसी चीजें आई, पूरी की पूरी अलग शासन व्यवस्था आई, क्रांति हुई दुनिया में। तो इससे तो आधुनिक उपागम की हमको जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से कुछ नए विचारों का विकास हुआ। इसके अलावा जो प्राकृतिक विज्ञान जैसा राजनीति विज्ञान को बनाने की कोशिश की, है ना, इसलिए कहीं ना कहीं आधुनिक उपागमों का विकास हुआ। इसके अलावा पांचवा कारण देखेंगे जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है ना, जो पॉलिटिकल साइंस विषय पर शोध आदि सब चीजें करता है। इन्होंने भी क्या किया, जो हमारा राजनीति विज्ञान है इसको विज्ञान बनाने की जोर दिया, है ना, इसको विज्ञान कहा। तो यहां से भी कुछ आधुनिक उपागमों का जन्म हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण रहे जिसकी वजह से आधुनिक उपागम हमारे सामने आए, है ना। मुख्यतः दो विचारकों का सबसे ज्यादा योगदान रहा इसमें। एक है रॉबर्ट, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ना, रॉबर्ट मिशेल, है ना, रॉबर्ट मिचेल्स महोदय, इनका योगदान रहा बहुत बड़ा। और दूसरे विचारक हमारे मॉरिस डुवर्जर, ठीक है, मॉरिस डुवर्जर। तो ये दो लोगों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, रॉबर्ट मिचेल्स और मॉरिस डुवर्जर। इन्होंने तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक उपागम को दिया है या उसके विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया है ना। तो ये दो महारथी लोग हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, रॉबर्ट मिचेल्स, है ना, मिचेल्स कहते हैं इनको, और एक कहते हैं मॉरिस डुवर्जर। थोड़ी सी एक चीज आप यहाँ और समझ लीजिए आगे आपका, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो जो परंपरागत उपागम है और जो आधुनिक उपागम है, इनमें अंतर क्या है, ये जानना भाई बहुत जरूरी है। तो देखो, जो परंपरागत उपागम था इसने किस बात पर जोर दिया, इसने राज्य
और जो सरकार है, ठीक है, इनके अध्ययन पर जोर दिया है ना, औपचारिक अध्ययन किया, तो इन्होंने राज्य और सरकार के अध्ययन पर जोर दिया, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे आधुनिक उपागम, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बदलाव किए। अब इन्होंने राज्य सरकार से आगे बढ़कर जो दलीय प्रणाली है ना, जो दलीय प्रणाली है, जो दबाव समूह होते हैं, है ना, पूरी की पूरी व्यवस्था का अध्ययन किया, एक तरीके से कह दीजिए। आधुनिक उपागम में जो पूरा सिस्टम होता है, जैसे ये देख लीजिए, दबाव समूह हो गया, कैसे आर्थिक विकास होता है, पूरा का पूरा सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आर्थिक विकास होता है ना, जो राजनीतिक व्यवस्था है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था, इसका अध्ययन इन्होंने किया, ठीक है। जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण का मतलब होता है, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर राजनीति की विचारधारा को मानता हूँ, है ना, कि मैं बीजेपी को कोई वोट देता हूँ या मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, किन किन बातों से प्रभावित होकर वोट देता हूँ, है ना, क्या मेरे क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, ऐसे मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में जाता हूँ। जब मैं यही विचार मेरे बच्चों को सिखाता हूँ, है ना, कि मैं आरएसएस या बीजेपी का समर्थन करता हूँ और यही सब चीजें मैं अपने बच्चों को अपने मूल्य उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसको मैं तैयार कर रहा हूँ राजनीति के लिए, तो देखो समाजीकरण हो रहा है ना राजनीति का, इसको कहा जाता है सामाजीकरण। तो ये जो राजनीतिक सामाजीकरण है, ये सब चीजें भी इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल होती है, ठीक है। तो ये पहला, दोनों में अंतर है, राजनीतिक सामाजिकरण आदि चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखोगे तो इसमें ये जो था ना परंपरागत उपागम, ये मुख्यतः जो पश्चिमी देश है, ये पश्चिमी देश है, और जो लोकतंत्र है ना, या उदारवाद आप कह सकते हैं, इस यहीं तक सीमित रहा, ठीक है। ज्यादा इनने इन्हीं का अध्ययन ज्यादा किया, जबकि इनमें ना इन्होंने सभी देशों के अध्ययन को शामिल किया, स्पेशली विकासशील देशों को शामिल किया और नए देशों को। तो इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, आधुनिक उपागम का इसका क्षेत्र सीमित हो गया, ठीक है। इसमें इन्होंने मुख्यतः राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल दिया, है ना, राज्य और संविधान का ही अध्ययन किया, ठीक है। इनने पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, व्यवस्था का अध्ययन। तो मुख्यतः ये दो अंतर आप इनमें देखोगे, तो ये अंतर है परंपरागत उपागम जो है और जो आधुनिक उपागम है, इन दोनों के बीच में इस दो तरह के अंतर आपको दिखाई देंगे। तो हम आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर, अब जो मेन हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए व्यवस्था उपागम, जल्दी से समझते बहुत अच्छे से। व्यवस्था उपागम आपको मैंने बताया, इसको आगत निर्गत मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा, है ना। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ध्यान से देखिएगा, एक हमारे जीव वैज्ञानिक हुए, है ना, जिनका नाम है लुडविक लुडविक बर्टलाफी। लुडविक बर्टलाफी महोदय हुए जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका सैद्धांतिक आधार रखा, ठीक है। इन्होंने इसका सैद्धांतिक आधार रखा, पहली बात, है ना। तो यहां से शुरू हुआ जीव विज्ञान से व्यवस्था उपागम, और इसी का फिर राजनीति में प्रयोग हमारे डेविड स्टन महोदय करते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, आगत निर्गत मॉडल किसने दिया है, तो डेविड स्टन, ये नाम याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे ना पूछा जाए, डेविड स्टन से, क्योंकि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद भी आपके इसमें है ना, तो उससे उसका भी संबंध डेविड स्टन से है। व्यवस्था उपागम इसमें पढ़ेंगे आप, इसका संबंध भी डेविड स्टन से। इसके बाद में आप जाओगे जब हम नौकरशाही पढ़ेंगे, है ना, जिसको कहते हैं हम लोक प्रशासन, उसमें भी आएगा व्यवस्था, है ना, सिस्टम अप्रोच आएगी उसमें भी एक, वहां भी ये महोदय कहीं ना कहीं शुरू करेंगे हम इनसे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बड़ा सिलेबस कवर कर रहे हैं डेविड स्टन, बहुत बहुत महान व्यक्ति है हमारे लिए। थोड़ा सा इस तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। व्यवस्था उपागम को समझने के पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। तो देखो, व्यवस्था उपागम जो है, इसको व्यवहारिक जो क्रांति थी, याद है, या व्यवहारिक क्रांति, इसका शिशु कहा जाता है, कि उसी का बच्चा है। मैंने आपको पहले पृष्ठभूमि में भूमिका बताई थी ना, व्यवहारिक क्रांति का शिशु कहा जाता है व्यवस्था उपागम को, क्योंकि उसी के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ। डेविड स्टन ने व्यवहारिक क्रांति दी थी,
और वहां जब इन्होंने राजनीति को विज्ञान बनाने की कोशिश की तो डेविड स्टर्न ने बकायदा प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने व्यवस्था उपागम दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति को विज्ञान बनाया जा सकता है ना, प्रूफ करके खुद ने सिद्धांत बनाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहारिक क्रांति का क्या है, शिशु। आप देखोगे जब राजनीति को इन्होंने विज्ञान बनाने की कोशिश की तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई शब्दावली भी बनाई। इन्होंने नई शब्दावली का बकायदा प्रयोग किया। नहीं तो आप मुझे बताइए, इनपुट, ये कंप्यूटर की भाषा संचार की, ये आउटपुट, निर्गत, ये कहां से आए? तो ये इन्होंने राजनीति को जब विज्ञान बनाने की कोशिश की थी ना, तो यहां से ये शब्द आए हैं। इसलिए थोड़ा सा नई चीज है ये, इसलिए याद रहने में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखो, इन्होंने कुछ चीजों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो राज्य है, ये राज्य को क्या कहते हैं? तो आप देखोगे राज्य को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं ना, तब तो पता चलेगा हम वैज्ञानिक बन रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो सत्ता है ना, या जो शक्ति होती है हम जिसको राजनीति में कहते हैं, उसको ये कहते हैं प्रकार, यानी कि फंक्शन। ये जो कार्य करते हैं ना, राज्य सत्ता को ये कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन करते हैं। तो ये जो व्यवहारवादी है या जो व्यवस्था या आधुनिक उपागम के समर्थक है, ये इनको कहते हैं सत्ता और शक्ति को प्रकार कहते हैं ना। इसके अलावा जो संस्थाएं होती है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था है, वो संस्थाओं को ये क्या कहते हैं पता है? संरचना, स्ट्रक्चर कहते हैं, उनको स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा जो पद होते हैं है ना, तो इनको कहते हैं भूमिका, यानी कि रोल, कि कौन किस रोल में है, किस पद पर है, ये कहते हैं। इसके अलावा जब आप देखोगे जनमत, तो ये जनमत को क्या कहते हैं? जनमत को कहते हैं राजनीतिक संस्कृति, है ना, राजनीतिक संस्कृति, कि जनमत कैसे प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित होकर राजनीति में भाग लेता है, तो इसको राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है। और नागरिक प्रशिक्षण, नागरिक प्रशिक्षण हम जब देते हैं ना, जैसे हमारे मूल्यों को लोगों को राजनीति के बारे में सिखाते हैं, दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, तो इसको ये कहते हैं राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण। ठीक है ना। तो इसको ये लोग कह देते हैं राजनीतिक सामाजिकरण, कि हमारे एक जो राजनीति के मूल्य है, जो विचार है, इनको दूसरों तक पहुंचाना, इसको कह दिया जाता है राजनीतिक सामाजिकरण। तो ये कुछ चीजें हैं व्यवस्था उपागम से पहले समझने के लिए। आपको अब कुछ नई चीजें पता चली होगी, आशा है आपको आनंद आया होगा ये जानकर। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे विचारक है, कौन से विचारक है? जो व्यवस्थावादी विचारक है, इनके मूल विचार क्या है ना, इसको कहेंगे कि मूल मान्यता है। जो व्यवस्था उपागम है, इसकी मूल मान्यता क्या है? देखो क्या मानता है, मूल मान्यता, है ना। तो इसकी पहली जो मूल मान्यता वो ये है, जैसे देखो, ये बात करते हैं कि समग्र अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। इन्होंने जोर दिया कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं ना, हमको समग्र अध्ययन पर बल देना चाहिए। जबकि परंपरागत उपागम में हम क्या कर रहे थे? खंड खंड का अध्ययन कर रहे थे, है ना। तो हमको अब देश की ऐसा नहीं संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, केवल संसद का अध्ययन कर रहे हैं, केवल न्यायपालिका अध्ययन कर रहे हैं, है ना, या केवल व्यवस्थापिका का अध्ययन कर रहे हैं, उसका अध्ययन नहीं करना। आप पूरे का पूरा जो देश है और उसमें जो भी व्यवस्था चल रही है, तो सिस्टम, समग्र अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। ठीक है। इसके बाद में अगला जो इन्होंने किया, इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? दूसरा, इन जो व्यवस्था उपागम के सिद्धांतकार है, इनके सिद्धांतकारों के अनुसार जो समग्र अध्ययन होता है ना, समग्र अध्ययन जो उसके अवयव होते हैं, मतलब जो खंड खंड अध्ययन होता है ना, और जो समग्र अध्ययन होता है, तो ये जो समग्र अध्ययन, जो उसके अवयव होते हैं, उसके अवयव यानी कि जो उसके खंड खंड अध्ययन होता है, अवयव के योग से अधिक होता है। आप अलग अलग पार्ट का अलग अलग अध्ययन करते हैं, है ना। एक वो चीज होती है, उसकी जगह अगर आप पूरे पार्ट का एक साथ अध्ययन करते हैं, तो ये एक साथ अध्ययन की वैल्यू ज्यादा होती है। ये इस बात पर इन्होंने जोर दिया। तीसरा तीसरा इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसका अध्ययन
एक परिवेश में किया, है ना, एक पूरे के पूरे इन्होंने एक व्यवस्था को एक परिवेश माना, है ना, कि एक पूरा का पूरा परिवेश है, एक सिस्टम है, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, परिवेश के अंतर्गत परिवेश माना, एक परिवेश मान लो एक राष्ट्र, एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, उसको इन्होंने क्लिक कर लिया, उसको ले लिया। अब उसमें जितनी घटना हो रही है, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे फीडबैक आ रहा है और कैसे कानून नियम बनाया जा रहा है, तो एक परिवेश के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, अंतर्गत अध्ययन किया। इसके अलावा चौथा इनकी मूल मान्यता क्या है, इन्होंने राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत बनाने की कोशिश की, है ना, सामान्य सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया, सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया। आपको पता है, चूंकि वैज्ञानिक बनाना चाहते थे राजनीति विज्ञान को, इसलिए इन्होंने कुछ नियम और कानून बनाने की कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा अगली चीज देखिए इनकी मान्यता में, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल अफेयर है, इसमें मार्टन कापलान नाम के व्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग आईआर में किया है। तो आप कहेंगे मार्टन कापलान जो महोदय है, इन्होंने जो व्यवस्था उपागम है इसका प्रयोग आईआर में किया है। ठीक है, तो ये कुछ मूलभूत बातें थी व्यवस्था सिद्धांत के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए थी। देखिए कैसे शुरू होता है डेविड स्टर्न का मॉडल, आगत निर्गत, या जिसको हम कहते हैं व्यवस्था उपागम। तो इसकी शुरुआत होती है देखो 1953 में। और एक चीज देख लो, ये बुक लिखते हैं एक, डेविड स्टर्न ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से बुक लिखते हैं आगे, और इसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो द पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से मुख्यतः इसको जाना जाता है। इसमें इन्होंने अपना व्यवस्था सिद्धांत दिया। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम बुक लिखी 1953 में, इसमें व्यवस्था सिद्धांत दिया। ठीक है, और इसका विश्लेषण किया। इसमें इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया, राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। ठीक है, विश्लेषण किया, राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको क्या कहा, राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने कहा मूल्यों के अधिकाधिक अधिकाधिक आवंटन। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं, मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन है। मूल्य क्या होते हैं, जैसे देखो जो भी राजनीतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि आपका न्याय, मुख्यतः स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र, ये आदि जो भी चीजें होती है, समानता, आप किसकी मांग करते हो राजनीति से, यही मूल्यों की तो मांग करते हो कि हमारे जो अधिकार है ना, हमारे अधिकार हमको मिलने चाहिए, हमको समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो भाई ये मूल्य होते हैं राजनीति के, और इन्हीं के लिए तो पूरी व्यवस्था काम कर रही है। हम सरकार से सुरक्षा मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, स्वतंत्रता मांगते हैं, समानता मांगते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करे, हमारी संपत्ति की रक्षा करे। तो पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में हम क्या कर रहे हैं, मूल्यों की ज्यादा से ज्यादा मांग कर रहे हैं, और राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का ही आवंटन कर रही है। तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया और ये पाया कि राजनीतिक व्यवस्था का मतलब क्या है, कि कैसे मूल्यों का ज्यादा से ज्यादा आवंटन करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार दिलाए, स्वतंत्रता दिलाए, न्याय दिलाए, समानता दिलाए। राजनीतिक व्यवस्था केवल यही काम करती है। तो उन्होंने व्यवस्था के माध्यम से, व्यवस्था उपागम के माध्यम से यही एक निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक उपागम जो है, व्यवस्था उपागम है ना, ये इसका मुख्यतः काम क्या है, मूल्यों का अधिक से अधिक आवंटन करना है। ठीक है, ये इसका अध्ययन इन्होंने किया आगत निर्गत मॉडल के नाम से ना, किसके माध्यम से किया इन्होंने, मूल्यों के अधिकाधिक आवंटन का राजनीतिक व्यवस्था में विश्लेषण, तो इन्होंने किया आगत निर्गत के माध्यम से। आगत निर्गत मतलब हो गया इनपुट और आउटपुट,
क्योंकि वो आपको पता है इनपुट और जो आउटपुट है ये विज्ञान के शब्द है, तो ये व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप है ना। इनको आगे और देख लेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया को इन्होंने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया। इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था ये एक बार नहीं होती, बल्कि कैसी है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब आप कहेंगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कैसे, तो देखो कुछ निर्गत आते हैं, मतलब इनपुट आते हैं, मतलब कि जनता मांग करती है, ठीक है। इसके बाद में सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ जिनको स्वीकार करती है उसके माध्यम से आउटपुट निकलता है। अब ये आउटपुट सही है कि नहीं है, इसको वापस से फीडबैक सरकार लेती है, ठीक है। तो देखो ये फीडबैक आया, फिर इसमें सुधार करेगी, तो ये व्यवस्था निरंतर चलते रहती है, ऐसा समझिए। देखो राजनीति में कुछ इनपुट आते हैं, कुछ मांग आती है, मैं समझाऊंगा आगे आपको अच्छे से क्या होती है ना। मांग के द्वारा कुछ इनपुट आता है, कुछ समर्थन के द्वारा आता है, ठीक है। सरकार इस पे निर्णय लेती है, कुछ मांगों को मानना है कि नहीं मानना है, ये सरकार इसको देखती है। उसके बाद में आउटपुट या आउटपुट के रूप में सरकार निर्णय करती है, मतलब कि राजनीति में लोग अपने मूल्यों के माध्यम से मांग करते हैं, है ना। जैसे न्याय की मांग कर सकते हैं, कुछ भी कानून बनाने की मांग करते हैं। जैसे अभी महिलाओं की शादी पे विधेयक बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, उसकी मांग कर रहे हैं। महिला समर्थन जो समूह है इसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। सरकार इस पे कानून ला चुकी है, तो अब सरकार नीति और निर्णय के माध्यम से इस पे कानून बना देगी, ठीक है। आधिकारिक निर्णय लिए जाएंगे और कुछ सहयोगी निर्णय लिए जाएंगे। फिर ये जो निर्णय होंगे ना, ये आउटपुट जो निकल कर आएगा, सरकार इस पे फीडबैक लेगी, किससे, लोगों से। फीडबैक मिलेगा, फिर सुधार करेगी, तो ये वापस से निरंतर चलने वाले प्रवाह आपको नजर आ जाएगा राजनीतिक व्यवस्था में। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाले प्रवाह है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ फ्लो। प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ फ्लो, फ्लोज, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था को सिस्टम ऑफ फ्लोज कहते हैं, ठीक है। इन्होंने डेविड ईस्टन हमारे जो महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा, इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा है राजनीतिक व्यवस्था को, है ना। किसी भी देश में एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, मतलब सरकार कानून बनाने से लेकर उन कानूनों को लागू करने तक जितने भी काम करती है, जिन जिन संस्थाओं के माध्यम से, ठीक है, जनता कैसे भागीदारी लेती, जनता अपनी मांगे कैसी रखती है लोगों के सामने, फिर सरकार बनती है। झंडा पकड़ने से लेकर सरकार के निर्णय और आंदोलन में शामिल होने तक सारी चीजें राजनीतिक व्यवस्था में आती है। तो जैसे एक व्यवस्था कैसे काम करती, सारी चीजों का अध्ययन करता है। तो इन्होंने कहा है व्यवस्था चक्रीय व्यवस्था है। जनता सरकार से मांग करती है, सरकार उन पे कानून बनाती है, फिर जनता फीडबैक देती है, तो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। इसलिए इन्होंने इसको निरंतर चलने वाला प्रवाह कहा। और ये जो प्रवाह किसके माध्यम से होता है, तो ये फीडबैक के माध्यम से होता है, फीडबैक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, फीडबैक को ना इंग्लिश में जरूर देखिएगा, अगर कुछ भी पूछा जा सकता है इसके लिए हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आगे बता दूंगा आपको कौन सा, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे डेविड ईस्टन का आगत निर्गत मॉडल, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है ना, निर्गत मॉडल, उसको इस निर्गत मॉडल व्यवस्था उपागम, उसको इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप समझिए। देखो इसमें एक पूरा का पूरा पर्यावरण होता है, ठीक है। आप देख रहे हो एक पूरा का पूरा पर्यावरण है, और उसके अंदर ये सारी क्रियाएं घटित होती है। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, डेविड ईस्टन के सिद्धांत को समझने के पहले हम यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं जो जरूरी है। तो आप समझ लीजिए कि व्यवस्था नामक बीमारी क्या है। बार बार एक शब्द आ रहा है राजनीतिक व्यवस्था, मुझे पता है आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा ये जानने में कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है ना। तो इसको कहीं ना कहीं समझना बेहतर होता है। तो एक देख लीजिए, एक होती है सरकार या एक शासन,
अरे नए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं व्यवस्था। तो देखो, ये छोटा शब्द होता है सरकार, आप जानते हैं अच्छे से सरकार क्या होता है। व्यवस्था बड़ा शब्द है ना। पूरी की पूरी व्यवस्था, सरकार में केवल शासन और सरकार से संबंधित चीजें आती है, पर एक राजनीतिक व्यवस्था में जो भी एक देश के अंतर्गत सारी चीजें घटित हो रही है, वो सारी चीजें आती है। डेविड स्टर्न व्यवस्था को कहते हैं कि इसमें मूल्यों का, राजनीतिक मूल्य होते हैं ना, उनका क्या होता है, अधिकाधिक आवंटन होता है। मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन होता है, ये कहकर इसको परिभाषित करते हैं ना। इसके अलावा जो हमारे डेविड स्टर्न है, वो क्या कहते हैं कि जो व्यवस्था है ये अंत क्रियाओं का, जो अंतः क्रियाएं होती है, जितनी भी राजनीतिक चीजें होती है, इनमें जो भी जितनी भी क्रियाएं होती है, उनका कुल योग है। ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सारी चीजें आ जाती है जो राजनीति को प्रभावित करती है हर तरीके से। ठीक है। ये राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट आउटपुट में बदलता है। मतलब जो भी हम राजनीति में, जनता होती है, जनता जो मांग करती है सरकार से, सरकार का समर्थन करती है टैक्स देकर और उनके निर्णय को स्वीकार कर, कानून का पालन करके, ये चीजें होती है। सरकार कानून बनाती है, जो प्रक्रिया से कानून बनाती है, फिर नीति नियम बनाती है उस कानून को लागू करने के लिए, फिर जनता से सरकार फीडबैक लेती है। तो ये प्रक्रिया एक निरंतर चलते रहती है ना। और इसमें एक देश का पर्यावरण होता है जिसको वातावरण कहते हैं, उसमें सब चीजें होती है। तो इसमें समाजशास्त्र का प्रभाव पड़ रहा है, सभी विषय का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो व्यवस्था ये सारी चीजें हैं जिसमें इनपुट आउटपुट हो रहा है, मतलब सारी चीजों का अध्ययन है। और सरकार में एक छोटा सा अध्ययन होता है ना। तो ये मान लीजिए एक पूरा जो देश है, उसमें जो सरकार जो भी काम कर रही है, सब एक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है ना। तो व्यवस्था को ये इस रूप में देखते हैं। ठीक है, इतना जानना बहुत है कि एक व्यवस्था क्या होती है ना। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, अब इसको समझते हैं। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, ये मेन मुद्दे पे आने से पहले, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। जैसे जो दल है, सारे दल की जो गतिविधि होगी, जो दबाव समूह होंगे, है ना। दल और दबाव समूह ये मांग करेंगे, आपको पता है। इसके अलावा जो भी एनजीओ होंगे, एनजीओ की गतिविधि होगी, जो धर्म होगी, जो जाति, ये जो सब मांग करेंगे। जो संचार के साधन हैं, जो तकनीकें हैं, ये सब पूरी व्यवस्था में सारी चीजें आएगी। जितनी भी चीजों का हम प्रयोग करेंगे ना, दबाव समूह से लेकर सब राजनीति में जो भी भागीदारी करते हैं, ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना व्यवस्था, सिस्टम, सिस्टम के अंग हो आप। तो ये इस तरीके से सिस्टम में आ जाते हैं। अब देखिए व्यवस्था उपागम का फ्रेमवर्क। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था, मतलब व्यवस्था उपागम को अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है। क्या होता है व्यवस्था उपागम में, तो देखो इसमें होता है इनपुट, है ना। ये वैज्ञानिक शब्दावली, ये यहीं दिखाई देंगे केवल नमूने के रूप में। ठीक है। ये इनपुट मतलब सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए, जनता है ना। जनता इनपुट के माध्यम से कुछ मांग करती है सरकार से, मांग ही करती। जब कहेंगे भैया किन चीजों की जनता मांग करती है, अगर आप मोटा मोटा कहेंगे तो देखो, वस्तु सेवाओं की हम मांग करते हैं, है ना। इसके अलावा किन की मांग करते हैं हम, कि लोगों के जो व्यवहार है उनको नियंत्रण करने की मांग करते हैं, कि लोगों का व्यवहार कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे लोग, तो उस पर हमको कानून बनाना पड़ेगा। लोग समाज में चोरी डकैती कर रहे हैं, बलात्कार जैसी चीजें कर रहे हैं, तो इनको व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा, हम उनकी मांग करेंगे। इसके अलावा हम क्या मांग कर सकते हैं, देखो, तो इसके अलावा हम मांग कर सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में हमको भागीदारी का अवसर मिले। ठीक है ना। और सरकार से सूचना सामग्री प्राप्त हो। ठीक है। जो सेवा और वस्तु है, जितने भी संसाधन है, जो सेवा है, इसमें इनका सही से वितरण हो, सभी लोगों को वो बराबर से मिले, धन संपदा और सबका बंटवारा हो प्राकृतिक संसाधनों का। इसी की मांग हम सरकार से करते हैं। और इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग समर्थन भी करते हैं सरकार का। तो हम समर्थन कैसे करते हैं, तो हम भौतिक रूप से समर्थन करते हैं, मतलब सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है। उनकी विधि की आज्ञा पालन करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, हम राजनीतिक चीजों में सहभागिता करते हैं ना, वोट डालते हैं, सरकार बनाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, रैली आंदोलन में भाग लेते हैं मांग करने के लिए। तो ये सब के द्वारा हम कुछ इनपुट देते हैं मांग के रूप में, है ना। सरकार से ये चीजें मांगते हैं हम, पूरी की पूरी राजनीति में यही होता है। फिर सरकार क्या करती है, सरकार सभी मांगे स्वीकार नहीं करती, सरकार केवल कुछ मांगे स्वीकार करती है, ध्यान रखिएगा।
और फिर एक ये व्यवस्था यहाँ बना देता हूं मैं जिसको कहते हैं गेट कीपिंग। गेट कीपिंग ना, एक गेट कीपिंग की व्यवस्था होती है, नियंत्रण व्यवस्था। जनता तो कुछ भी मांग कर सकती है कि इस पर कानून बना दो, उस पर कानून बना दो, समलैंगिकता पर कानून बना दो, महिलाओं की शादी इतने इतने में हो उस पर कानून बना दो, है ना, किसी अल्पसंख्यक के लिए अलग कानून बना दो, इसको आरक्षण दे दो, उसको आरक्षण दे दो, किसान कानून ये ला दो वो ला दो। भैया अगर सरकार सभी मांगे मानने लगी हमारी, तो एक व्यवस्था क्या काम कर पाएगी? क्या एक देश काम कर पाएगा? भैया कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार यहाँ एक गेट कीपिंग रखती है इनके बीच में ना, वो सभी मांगों को स्वीकार नहीं करती, केवल कुछ मांगों को स्वीकार करती, ठीक है। उन मांगों को स्वीकार करती है सरकार, फिर संसद में कानून बनाती है ना। कानून बनाने के बाद में मतलब क्या करती है? नीति बनाती है, निर्णय बनाती है, ठीक है। और फिर कानून को आउटपुट के माध्यम से नीति और निर्णय के रूप में रख देती है जनता के सामने। तो यही राजनीतिक व्यवस्था काम करती है ना। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, तुलनात्मक राजनीति जो होती है इसका मतलब क्या होता है कि हमारे राजनीतिक विचारकों ने बहुत देश के अलग अलग जो राजनीतिक व्यवस्था है इनका अध्ययन किया। भारत में कैसी राजनीति है, अमेरिका में कैसी राजनीति है, ब्रिटेन में कैसी राजनीति है, इनका हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन के माध्यम से कुछ एक समान नियम बनाने की कोशिश करेंगे। यही तुलनात्मक राजनीति करता है। तो इसी तरीके से डेविड स्टर्न आए, इन्होंने कहा कि भैया हम अब विज्ञान का प्रयोग करेंगे राजनीति में। तो राजनीति में विज्ञान का प्रयोग करेंगे और कुछ ऐसे मॉडल बनाएंगे जैसे प्राकृतिक विज्ञान में होता है कि आप दूध में नींबू डाल दीजिए कहीं भी पूरी दुनिया में तो उसका दही बन जाएगा, तो एक नियम है उसका। तो ऐसे ही नियम राजनीति में बनाएंगे कि कोई भी कानून हम बनाएंगे किसी भी व्यवस्था में तो उस कानून को बनाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होगी, ये नियम सब दूर काम करेगा। तो विज्ञान जैसा देखो यहाँ राजनीति आपको दिखाई देगी सागत निर्गत मॉडल में, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। तो ऐसे ही ऐसे एक राजनीतिक व्यवस्था में कानून बनते हैं, बेसिकली उसी को समझाता है आगत निर्गत मॉडल। कि हम लोग, जनता सरकार से केवल मांग करती है किसी भी माध्यम से, है ना। कैसे मांग करती हो मैंने आपको बताया, है ना। वस्तु सेवा है, जो संसाधन है इनका वितरण कर दे, लोगों को रोजगार दिला दे, है ना। कानून बना के कानून व्यवस्था बना रखे, लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण करे, ठीक है। राजनीतिक क्रियाओं में इसके अलावा सहभागिता की हम मांग करते हैं, संचार और सूचनाओं की मांग करते हैं सरकार से कि किसी भी मुद्दे पे बेसिकली सरकार कानून बनाए, कानून व्यवस्था बना के रखे कि समाज में अपराध ना हो। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक के माध्यम से कानून बनाते हैं। तो इनपुट के माध्यम से हम यही मांग कर रहे हैं, है ना। और सरकार का समर्थन करते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को कानून बनाने के लिए और व्यवस्था का संचालन करने के लिए। तो मांग और समर्थन के माध्यम से इनपुट आता है, ठीक है। सरकार फिर उन कुछ इनपुट लेकर उन पर कानून बना देती है आउटपुट के रूप में। इनपुट लेती है, कानून निर्माण करती है ना, और आउटपुट रूप में देती है। आउटपुट के रूप में हमारे सामने विधेयक आते हैं कि ये बिल पास हो गया। तो वो क्या होते हैं? बेसिकली सरकार की नीति और निर्णय होते हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे जीएसटी का एक उदाहरण लीजिए, हमने मांग की कि भैया जो वस्तु और सेवाएं हैं, ठीक है, इनका बंटवारा कैसे होना चाहिए। सरकार कुछ टैक्स ले रही है और वापस से जनता पर ही उसको खर्च कर रही है, तो इसका बंटवारा कैसे किया जाए। तो जीएसटी को लेकर हमने एक कानून बनाया है ना, मतलब मांग की, समर्थन भी किया उसका। समर्थन कैसे कर रहे हैं उसको, मतलब कि टैक्स दे रहे हैं सरकार को कानून बनाने के लिए, सब चीजें करने के लिए हम सहभागिता कर रहे हैं। बीजेपी ने मुद्दा उठाया था तो हमने उनको वोट देकर जनता जिताया कि हाँ भाई जीएसटी ला दो। तो देखो हमने जीएसटी की मांग की, सरकार ने संसद में कानून बनाया, है ना, विधेयक लाया, एक प्रक्रिया हुई और आउटपुट के रूप में हमारे सामने एक नीति आई, मतलब एक बिल आ गया, बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, है ना। और इस तरीके से जीएसटी का विधेयक पास हो गया। फिर देखो जब ये आउटपुट आया, है ना, आउटपुट के रूप में ये निर्णय आया, तो फिर सरकार देखो समय समय पर जनता से फीडबैक मांगती। फिर सरकार ने फीडबैक मांगा तो इस बिल में या ये निर्णय में कुछ कमी थी आउटपुट में, तो सरकार ने वापस से उसमें मीटिंग करके सरकार परिवर्तन करते रहती है, नए नए नियम कानून लाते रहती है। तो देखो ये प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है एक दूसरे की जगह से, है ना। फिर जनता ने कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया, जनता से फीडबैक लिया, फिर उसमें सुधार किया। तो इसी को निरंतर प्रक्रिया कहा, निरंतर प्रक्रिया कहा हमारे डेविड स्टर्न महोदय, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है ना। इस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। एक तो आधिकारिक निर्णय होते जो कानून के द्वारा बनाया जाते हैं और एक सहयोगी निर्णय होते हैं ना। जनता नीति निर्माण का पालन करने के लिए कुछ लोगों की सलाह भी लेती है, इनको सहयोगी निर्णय कहते हैं, इनको हम आगे देख लेंगे।
है ना। तो ये सारी घटनाएं पर्यावरण में घटती है ना। यही पर्यावरण या परिवेश है, उसमें इनपुट आ रही है और आउटपुट निकल रहा है। बेसिकली यही जो है सिद्धांत है हमारे प्यारे डेविड स्टर्न महोदय का। अब इसमें से मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, इनपुट समझाता हूँ, पर्यावरण समझाता हूँ, आउटपुट समझाता हूँ, फिर एक बार आपको और डायग्राम बताऊंगा, ठीक है, आउटपुट के रूप में क्या क्या चीजें आती है। फिर एक बार मैं आपको समअप कर दूंगा सारी चीजें। तो आगत निर्गत का मतलब यही है कि हम सरकार से कुछ मांग करते हैं तो सरकार उस पर कानून बना के हमारी मांगों को पूरा करती है, हम सरकार का समर्थन भी करते हैं। फिर सरकार फीडबैक लेती है, फिर कानून में कोई कमी रहती है तो उसको सुधार करती है। इसी को कहा जाता है आगत और निर्गत मॉडल। अब ये देख लीजिए, एक एक करके चीजें देख लीजिए। यहाँ एक शब्द आया सबसे पहले पर्यावरण, जिसमें सारी घटना घट रही है। तो अब सबसे पहले देखो ये पर्यावरण क्या है। ये ना, ये देख रहे हो आप, ये जो घटना घटी ये कहाँ घटी? ये घटना आप देखोगे ये हमारे परिवेश में घटी है, पूरा का पूरा, है ना। ये परिवेश है, ये पर्यावरण है, ठीक है। हमने जब पर्यावरण देखा तो ये मॉडल कुछ इस तरीके से आया, एक सिद्धांत बनाया हमने। देखो ऐसा दिखता है ये सिद्धांत। पहली बार राजनीति में हमने विज्ञान का प्रयोग किया तो सब फालतू बात कर रहे हैं हम कि ये ऐसा होता है। प्रैक्टिकल में इतना नहीं जाना होता, जो ह्यूमैनिटीज के विषय होते हैं ना उसको विज्ञान बनाने की कोशिश एक तरीके से करेंगे ना तो मजा ही नहीं आएगा। पर जैसा वैज्ञानिक ने, जो हमारे विचारक डेविड स्टर्न ने विचार दिया है, हमको पढ़ना है भैया अपना बिना दिमाग लगाए, तो वो जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए बहुत प्रेम से और समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखो, ये पर्यावरण में सारी घटनाएं घट रही है। तो सबसे पहले तो ये बीमारी देखते हैं भाई, ये पर्यावरण क्या है, इसको समझते हैं, फिर बाकी दूसरी चीजों को समझेंगे बाद में। तो देखो पर्यावरण क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जब पांचवी छठवीं या तीसरी चौथी कक्षा में रहोगे, जब आपने पर्यावरण की परिभाषा पढ़ी होगी, जिसको कहते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे, कि हमारे चारों ओर का जो आवरण जिससे हम घिरे हुए होते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं ना। बहुत प्यारी परिभाषा है। हमारे चारों ओर का वह आवरण जिससे हम घिरे हुए रहते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो यही होता है पर्यावरण। तो जैसे एक देश है ना, ये मान लीजिए भारत है। अगर भारत मानो तो अच्छे से मानो, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ये हमारा भारत देश हो गया, ठीक है। हाँ भाई बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत देश, ठीक है। इसके अलावा में उच्चे पुच्चे हमारे पड़ोसी देश, ठीक है, ये बहुत सारे पड़ोसी देश हो गए। तो देखो, एक तो अरे हमारे यहाँ दिल्ली लगभग इधर, ठीक है, देश का हृदय, ये सरकार बैठी हुई है और ये पूरे देश को चला रही है, ठीक है। तो देखो, एक तो पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण या व्यवस्था, हमारे देश जितनी भी चीजों से, हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें इसमें आती है। और देश में जितनी भी गतिविधि हो रही है समझ लीजिए वो पर्यावरण में गतिविधि हो रही है, ठीक है। तो हमारे देश में जो कारक है, चाहे आर्थिक, है ना, भौतिक या सामाजिक, जितनी भी चीजें हैं सब के सब इस पर्यावरण में आती है, ठीक है, इसको प्रभावित करती है। और तो ये हमारा देश और इसके आसपास के विदेश जिससे हम घिरे हुए हैं, इससे मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। बस इतना सा समझ लीजिए। तो जब हम कोई कानून बनाते हैं, है ना, तो उस पे आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो यही पर्यावरण है ना। पर्यावरण मतलब हर एक चीज जो हमारे आसपास है जिसका हम पे प्रभाव पड़ रहा है, आवरण जिससे हम घिरे। तो वैज्ञानिक सब चीजों से घिरा, इन्हीं से मिलकर इसका पूरा पर्यावरण बना है ना। और इसके अलावा जो विदेश जिससे हम घिरे हुए हैं ना, इनका भी असर पड़ता है हमारे पर्यावरण के ऊपर। तो जैसे राजनीति में हम कोई कानून बनाते हैं तो उसका प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता ही पड़ता है, इसके अलावा इन देशों पे भी पड़ता है। तो पर्यावरण दो तरीके का होता है, ठीक है। एक अंतः सामाजिक, एक क्या होता है अंतः समाजी हो। अंतः समाजी मतलब देश के अंदर का, देश के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब ये देश का एक परिवर्तन। जैसे भारत देश है, भारत देश का अपना एक पर्यावरण है। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। देखो हमारे यहाँ लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार बनाने को लेकर चुनाव करते हैं,
ठीक है, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, थोड़ा धर्म का प्रभाव है, इस तरीके का पूरा वातावरण हमारे यहाँ, इस तरीके का पर्यावरण है, और लोकतांत्रिक भावना है लोगों में। कोई सरकार कहीं गड़बड़ भी करती है ना, चाहे दिल्ली की कोई सरकार हो, खुद को परम पिता समझ रही थी, पर हमारी जनता ने कहा भैया देखो, तुम आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, और तुम कर रहे हो निरा नाम भ्रष्टाचार। तो भैया जब आप निरा नाम भ्रष्टाचार कर रहे हो तो हम आपको वोट नहीं देंगे क्या? आपने हमको समझ रखा है वो, मतलब कि ऐसे ही लुल्लू पुच्चू समझ रखा है जनता को? नहीं, भले हमको ये कहा जाता है कि अनपढ़ है, पर राजनीतिक चेतना है हमारे अंदर। हमने देख लिया आपको 10 साल बनाकर कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हमने आपने केवल झुंझुना पकड़ाया है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, है ना? तो इस तरीके का परिवेश है हमारे यहाँ पूरा का पूरा। इसके अलावा एक क्या होता है, समझाती परिवेश है ना, अंदर का पर्यावरण, और एक पर्यावरण का दूसरा प्रकार होता है, वो होता है समाज बाय है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, मतलब देशों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि हम उनसे भी घिरे हुए हैं ना, तो इसको बाह्य पर्यावरण कह देते हैं। अब जैसे देखो, भारत ने एक कानून बनाया कि, या सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, ठीक है, एक नीति बनाई, कानून नहीं इसको कहना चाहिए, नीति, कि जो भी विदेशों से आइटम आएगा उस पर हम 100% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पूरे के पूरे पर्यावरण पे फर्क पड़ेगा, पूरे की पूरी व्यवस्था पे या पूरे के पूरे देश पे। विदेशी चीज भारत में महंगी हो जाएगी, जो लोकल चीजों को यहाँ फायदा मिलेगा भारत में, ठीक है ना? तो देखो, इस चीज का विरोध करेगा अमेरिका, बोलेगा भारत बहुत भारी टैक्स लगाता है ना? तो देखो, ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे, दबाव डालेगा भारत पे कि आप टैक्स कम करो, है ना? एक ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे भाई साहब लोग, पर भले ही खुद पेरिस समझौते से बाहर हो जाएंगे, WTO से बाहर हो जाएंगे अमेरिका, ये बात अलग है। इनकी दोगलाईपन को हम बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा विदेश नीति में। ये जो शक्तिशाली राष्ट्र है ना, ये कितना चूतिया समझते हैं दूसरे राष्ट्रों को, और इन्होंने अपना जो दबदबा कायम रखा है, इनके लिए सारे गुनाह माफ है ना? ये दुनिया भर का जलवायु परिवर्तन और सब चीजें करने के लिए ये जिम्मेदार है भैया। और जब करने की बारी आई, इनकी पैसे देने की, इन्होंने पहले एनर्जी का खूब विस्फोट किया, खूब उपयोग करके खुद विकसित हो गए, और जब हमारे जैसे देश आज उन्नति कर रहे हैं, विकासशील देश, हमको जरूरत है ऊर्जा की, सब चीजों की, तो ये इन्होंने एक संघ बनाया था, है ना? हर साल मीटिंग लेते हैं पर्यावरण की, COP फलाना, COP ढिकाना, और जब ये लोग मीटिंग ले रहे हैं तो इन्होंने कुछ 100 अरब डॉलर या कितना देने की बात कही थी कि हाँ भैया विकासशील देशों को देंगे ताकि ये विकास करेंगे, ऊर्जा का सब करेंगे। अमेरिका जैसे भैया लोग ही बाहर हो गए उससे, काहे को देंगे पैसे, है ना? इन्होंने अपना अपना इतिश्री कर लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। जलवायु पर्यावरण पर परिवर्तन, प्रदूषण, इनका प्रभाव जितना भारत जैसे गरीब देशों पर पड़ना है, इतना किसी पर नहीं पड़ना है। हमारा देश में बहुत विविधता है, बहुत बड़े डायमेंशन में आता है, अक्षांश और देशांतर पर। जलवायु परिवर्तन होगा तो भैया हम पूरी तरीके से पर्यावरण पर डिपेंड है। मानसून हमारे यहाँ आत्मा है भारत की। जलवायु परिवर्तन होगा तो जो ताप रेखा होती है वो ऊपर खिसक जाएगी, और जब ताप रेखा ऊपर खिसक जाएगी तो बारिश नहीं होगी, बैंड बच जाएगी। सबसे ज्यादा गरीब, किसान, मजदूर, इन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है। पर देखो, ये दोहरा व्यवहार होता, पर हाँ, यहाँ आते वापस ही यहाँ हम पर दबाव डालेंगे, है ना? तो एक बेसिकली इसको आप पर्यावरण समझिएगा, ठीक है? तो ये हो गया पर्यावरण, ठीक है? अब देखो अगली शब्दावली क्या है। दूसरा आपका प्यारा सा शब्द है आगत। तो दूसरा शब्द क्या है वो देख लो आप, आगत, है ना? तो नंबर 2 दे देते हैं, आगत। इसको हम कहते हैं इनपुट, ठीक है, या इसको आप निवेश भी कह सकते हैं हिंदी में। आगत क्या होता है? तो देखो, आगत मतलब जो समाज है, या जिसको कहा इन्होंने पर्यावरण, है ना? तो पर्यावरण में जो भी मांगे आ रही है, ठीक है, पर्यावरण में जो मांगे आ रही है ना, और जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? यही आगत है, या यही इनपुट है, इसी को इनपुट कहते हैं। अब आप कहेंगे भैया ये आगत, निवेश या जो इनपुट आ रहा है कैसे आ रहा है? तो देखो, सरकार कोई भी कानून कैसे बनाती है, तो डेविड स्टर्न ने बताया कि जो आगत है या जो इनपुट है ना, वो क्या होते हैं। जैसे देखो, राजनीतिक व्यवस्था में कोई कानून कैसे बनता है उसको इनपुट कहते हैं।
तो इनपुट क्या होता है, जैसे देखो, या तो हम दबाव डालकर, जैसे किसान लगातार दबाव डाल रहे हैं कि हमारे हित में कानून बनाओ, हमको एमएसपी का इतना परसेंट आप दे दो, या हमको एमएसपी दिलवाओ इस सब के लिए, है ना। तो या तो हम दबाव डालकर सरकार पर कानून बनाने का बोलते हैं, इनपुट इस तरीके से सरकार दबाव से लेती है, या इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रभाव, है ना, सरकार को प्रभावित करते हैं। जब चुनाव आदि आता है तो सरकार देखती है कि जनता की क्या राय है और उससे प्रभावित होती है, हम जिस मामलों पे वोट देते हैं, जैसे महिला की शादी की उम्र 22 वर्ष या 21 वर्ष करने को लेकर हम मांग कर रहे हैं, तो प्रभाव जब सरकार पर पड़ता है किसी चीज का, तब सरकार उस पर कानून बनाती है। या फिर कोई संकट आता है ना, जैसे कोरोना महामारी आई तो गरीबों को फ्री दाना देने के लिए कानून बनाया गया, तो संकट के समय इनपुट मिलता है सरकार को कानून बनाने का, है ना। जनता जब मांग करती है, ठीक है, जनता जब मांग करती है, आंदोलन करती है ना, तो जब आंदोलन करती है, ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से होता है इनपुट। इस तरीके से हम पूरे के पूरे सिस्टम में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। निवेश दो तरीके से करते हैं ना। पहला तरीका कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था, मांगे, ठीक है, कुछ मांग हम रखते हैं, ठीक है। तो ये मांग क्या है भैया, तो देखो, मांगे नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मांग, डिमांड, ठीक है। मांग क्या होती है हमारी, है ना, ये चित्र में देख लीजिए आप, हम यहां से चल रहे हैं, आप देख रहे हैं हम मांग, है ना। तो देखो किस किस तरीके की हम मांग करते हैं, तो जो सेवाएं होती है, और जो वस्तु संसाधन होते हैं, ठीक है, इनके वितरण की मांग करते हैं, तो ये वितरण कर दो। इसके अलावा क्या, किस चीज पे कानून बनाने के लिए सरकार से मांग करते हैं हम, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, व्यवहार नियंत्रण, है ना, मतलब कि महिलाओं से छेड़छाड़ अगर कोई कर रहा है तो उसको नियंत्रण के लिए कानून बना देंगे, ठीक है। ये पुलिस माध्यम से आप नियंत्रण करते हैं, ठीक है, कानून बना देते हैं, फिर पुलिस उनके हिसाब से नियंत्रण कराता है, कोर्ट ये व्यवस्था देख लेता है। इसके अलावा आप सहभागिता से मांग करते हैं, सरकार के साथ जाते हैं, पार्टी में शामिल रहते हैं, उनकी सरकार की क्रियाओं में शामिल होते हैं, आंदोलन आदि करते हैं, इसके माध्यम से सहभागिता करके मांग करते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग करते हैं, ठीक है। या ये कहते हैं कि भैया हमको भी भागीदार बनाया जाए, है ना, सहभागिता की मांग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार से सूचना और संचार की मांग करते हैं। सूचना और संचार की मांग क्यों करते हैं, जैसे कि सरकार काम कर रही है वो हमको पता होना चाहिए, है ना, बातचीत होनी चाहिए, हमको कुछ चाहिए तो सरकार से बात हो, इस सब की हम मांग करते हैं ना। तो बेसिकली मांग के अनुसार सरकार कानून बनाती है, तो ये हमारी मांग होती है। इसके अलावा इनपुट के रूप में हम दूसरी चीज क्या करते हैं, इनपुट है हमारा, देखो, जब हम मांग करते हैं ना, तो मांग करने के अलावा एक और तरीके से हम इनपुट करते हैं कि जब सरकार का हम समर्थन करते हैं, हमने जैसे राज्य बनाया तो एक सामाजिक समझौता हुआ था कि राज्य का इसलिए समर्थन किया कि भैया हम आपको टैक्स देंगे, बदले में आप हमारे लिए कानून बनाओ, हमारी रक्षा करो। तो यही सिद्धांत को यहाँ देखो डेविड स्टर्न बता रहे हैं इनपुट के रूप में, कि इनपुट कैसे आता है, हम सरकार का समर्थन करते हैं तो सरकार हमको इनपुट देती है ना, तो यही समर्थन है। तो हम कैसे समर्थन करते हैं, इनपुट के रूप में, हम भी इनपुट देते हैं हमारी तरफ से, देखो एक दूसरे से रिलेटेड है व्यवस्था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, भौतिक समर्थन देते हैं इनपुट के रूप में। कैसे देते हैं भौतिक समर्थन, हम भौतिक समर्थन कैसे देते हैं, मतलब हम टैक्स भरते हैं जिससे सरकार का संचालन होता है, तो ये हमारा समर्थन होता है। इसके अलावा दूसरा हम क्या करते हैं, हम विधि का पालन करते हैं, विधि का पालन करते हैं कि जो भी नियम कानून सरकार बना करके हम लोग क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के समर्थन करते हैं। तीसरा, पालन द्वारा समर्थन, ठीक है। तीसरा समर्थन हम क्या करते हैं, हम राजनीतिक जो क्रियाएं होती है, राजनीतिक क्रियाओं में हम सहभागिता करते हैं,
सहभागिता द्वारा समर्थन करते हैं। राजनीतिक क्रियाओं में हम सहभागिता करते हैं और उसके द्वारा समर्थन करते हैं, ठीक है। तो हम राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता कैसे करते हैं, तो देखो हम रैलियों में भाग लेते हैं, ठीक है, वोट देते हैं, इन सब के माध्यम से हम समर्थन करते हैं। इसके अलावा सांकेतिक रूप में समर्थन, सांकेतिक रूप में हम सरकार का समर्थन करते हैं। सांकेतिक रूप में समर्थन कैसे करते हैं कि हम सरकार के साथ है ना, और कहीं ना कहीं हमारा समर्थन सरकार को है, मतलब सरकार विश्वास में है। तो 26 जनवरी 15 अगस्त को ठीक है, 26 जनवरी 15 अगस्त को हम सलाम साहब जय हिंद करके झंडे को जो सलामी देते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है, सरकार के प्रति समर्पण है। तो सांकेतिक रूप से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारा सरकार के ऊपर भरोसा है, तो इसको हम कहते हैं समर्थन, ठीक है। तो समर्थन, तो इस माध्यम से इनपुट दिया जाता है ना, तो ये इस माध्यम से देखो व्यवस्था में इनपुट आ रहा है, ठीक है। अब निर्गत क्या होता है, पर इतना समझ लीजिए, निर्गत के रूप में क्या, हमने इतना इनपुट दिया तो सरकार ने पूरी की पूरी प्रक्रिया करके निर्गत के रूप में कुछ निर्णय ले लेती है। हाँ भाई गरीबों को फ्री में अनाज देना है, मांग हुई तो ये निर्णय ले लिया, और निर्णय ले लेती है और क्या कर देती, कुछ नियम बना देती, ठीक है, या कुछ क्रियाएं करती, कुछ कार्य करती कानून बनाने का और इन सब का, है ना। तो यही हमारे सामने किसके रूप में आता है, तो आप देखोगे ये हमारे सामने आउटपुट के रूप में आता है, ठीक है। कुछ नीति लेती, कुछ नीति बनाती है सरकार और कुछ निर्णय करती है, इतनी चीजें सरकार करती है, ठीक है, आउटपुट के रूप में, तो कहते हैं आउटपुट, तीसरा शब्द था। आउटपुट के रूप में सरकार कानून बना देती है ना, ठीक है, जनता उसका पालन करती है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट जब होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यवस्था में, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, इसको अभी नहीं छोड़ने का है अपने को। देखो अगला जो हमारा है, इसमें हमने एक शब्द देखा, वो था पुनर्निवेश, पुनर्निवेशन। हिंदी में इसके लिए बड़ा तगड़ा शब्द है भैया, है ना, और वो शब्द क्या है ना, पुनर्निवेश भी इसको कहते हैं, पुनर्निवेशन हो गया, पुनर्निवेश आप इसको कह लेते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, बड़ा तगड़ा शब्द है, वो भी देख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं प्रतिसंभरण। क्या कहते हैं, प्रतिसंभरण, प्रतिसंभरण। ये शब्द इतना तो है भैया, आप कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप फीडबैक, फीडबैक जरूर ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं पूछा जाए, इंग्लिश में एक ही शब्द है। फीडबैक के माध्यम से हम क्या करते हैं, सरकार, फिर मैंने बताया आपको सरकार क्या करती है, फीडबैक लेती है ना। फीडबैक बहुत जरूरी होता है। फीडबैक, जब सरकार ने अब कानून बना दिया तो कानून अच्छा है या नहीं है, जनता उसका समर्थन कर रही है नहीं कर रही है, सब कुछ जानने के लिए आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फीडबैक में क्या होता है, सरकार क्या करती है, जो पर्यावरण है, मतलब पर्यावरण में गतिविधि हो रही है, पर्यावरण है या जो व्यवस्था है, ठीक है, उससे सूचना प्राप्त करती है उस कानून के बारे में कि सही है नहीं है, गलत, क्या उसमें दिक्कत है, सब कुछ, ठीक है, सूचना प्राप्त करती है। और जनता से, जैसे कि हमने एक कानून बनाया, समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है कि जनता उससे, उस पर समर्थन दे रही या नहीं दे रही, ये जानने की कोशिश करती है ना। इसके माध्यम से जो संभावित खतरे आने होते हैं, संभावित खतरों को टाल देती है सरकार। जैसे किसानों से संबंधित कानून बनाए थे, किसानों ने खूब जब आंदोलन हड़ताल सब किया, तो सरकार ने उन कानूनों को लागू ही नहीं किया, उनको इससे संभावित खतरे नजर आ रहे थे चुनाव पर, तो उनको रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो फीडबैक से पता चलता है, जब भविष्य के लिए मांगे प्राप्त होती है, फीडबैक में क्या होती है, भविष्य हेतु मांगे प्राप्त होती। जैसे जीएसटी कानून हमने बनाया तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, स्लैब बदलने थे, सब थे, तो जब फीडबैक लिया जाएगा तो भविष्य में पता चल जाएगा कि भैया उसमें स्लैब कम करने हैं, टैक्स कम करना है, या किन किन चीजों पर लगाना है, नहीं लगाएगा, तो भविष्य के लिए कुछ मांगे फिर से चली गई ना। इस तरीके से प्रक्रिया निरंतर चल रही। अब उनने कुछ और मांग दे दी लोगों ने कि भैया इसमें ये बदलाव करो फीडबैक के माध्यम से, तो सरकार को पता चल गया कि जनता क्या चाहती है,
मांग चली गई, फिर से उस पर बदलाव करके कानून बनाया जाएगा, और ये प्रक्रिया जो है हमारी सतत और निरंतर रूप से चलती रहेगी। ठीक है, ये फायदा होते हैं सबसे ज्यादा किसका? फीडबैक का। फीडबैक से क्या होता है, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो लक्ष्योन्मुखी होती है ना, लक्ष्य उन्मुख होती है। मतलब कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे कानून बना सकते हैं। ठीक है, फीडबैक तनाव को कम करता है। ठीक है, संघर्ष कम करता है, प्रभाव बना के रखता है, क्योंकि ये नई मांगे भिजवाता है जिनके माध्यम से सरकार फिर नए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फीडबैक के फायदे हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें देखिए। इसके अलावा एक व्यवस्था और करते हैं हमारे ईस्टर्न महोदय, है ना, जिसको कहा जाता है गेट कीपिंग ना। गेट कीपिंग को देख लीजिए आपकी, गेट कीपिंग क्या होता है? गेट कीपिंग मतलब बहुत सारी मांगे प्रवेश करती है तो अति भार ना हो, मतलब बहुत सारी फालतू की मांग कुछ भी ना आए, है ना, लोग किसी भी विषय पर कानून बनाने की बात ना करें। ठीक है, कि ताजमहल हिंदुओं का है कि मुस्लिम का है, ये ऐसी मांगे भी जाती है। ये क्या कोई औचित्य रखती है क्या, कि इस पर किसका अधिकार है, इस पक्ष का, है ना, ज्ञान व्यापी किसकी है, इसकी है, उसकी है, क्या है? ठीक है, ये सब जो सब आते हैं तो ये अति भार जैसी मांगे होती है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था करता है ना, कि अति भार नहीं होना चाहिए भैया। इसलिए बीच में एक उसने एक सीमा बनाई है, गेट लगा दिया है कि कुछ ही मांगे जनता तक सरकार तक आनी चाहिए। ठीक है, अति भार से बचाना है, इसलिए लाई उन्होंने। ठीक है, गेट कीपिंग की व्यवस्था। पहला इसका कुछ बिंदु देखिए। ठीक है, उसके कुछ उपाय है ना, गेट कीपिंग के उपाय बताए, तो उसके कुछ बिंदु देखिए गेट कीपिंग के उपाय के। ठीक है, कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था में अनियंत्रित, ये बकवास फालतू की, है ना, अनियंत्रित या बेरोक टोक, ठीक है, मांगे प्रवेश ना करे। ऐसी मांगे आनी चाहिए जो नियंत्रित होनी चाहिए, जो सही होनी चाहिए, है ना, वहां रोक, अगर फालतू मांगे आते तो उनको पहले ही रोक दी जाए। ठीक है, तो अनियंत्रित और बेरोक टोक मांगे को प्रवेश करने से रोकने के लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था की है डेविड स्टन ने। अगला किस लिए की गई? ठीक है, कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे मानकों का निर्माण किया जाए, राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे मानकों का निर्माण किया जाए ना, जिससे प्रतिकूल, मतलब कुछ ऐसे नियम कानून या कुछ मानक बना लिए जाए कि इन विषय पे कानून बनाना है। जैसे संविधान में हमने अपना लिया है कि राज्य के क्या विषय होंगे, केंद्र के क्या विषय होंगे, तो ये मानक हो गए, तो उन्हीं मांगों को हम स्वीकार करेंगे, फालतू के कानून नहीं बनाएंगे, है ना। तो कुछ मानकों का निर्माण करना चाहिए, कुछ आचार संहिता का, कि जिसके तहत हम नियम कानून बनाएंगे ना। ऐसे मानकों का निर्माण करना चाहिए जिससे प्रतिकूल मांगे प्रवेश ना करे। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनको मैंने एक एक करके समझाया है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, है ना, इनपुट के रूप में हम मांग करते हैं, मांग के रूप में और समर्थन के रूप में। ठीक है, सरकार नीति और निर्णय के माध्यम से आउटपुट देती है, आउटपुट को हम फिर से क्या करते हैं, सरकार आउटपुट लेती है जनता से। ठीक है, ये फिर से मांग बनकर एक तरीके से जाता है इनपुट के रूप में, फिर सरकार उसमें समाप्त करती है। तो ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है ना, और ये पूरा पूरा घटना घट रही है परिवेश में। ठीक है, परिवेश में घट रही है तो उसका देश के अंदर भी प्रभाव पड़ता है और देश के बाहर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आगत निर्गत सिद्धांत है, जिसका बहुत विस्तार से और बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छे से पसंद आएगा, है ना, और बहुत आनंद से आप कॉन्सेप्ट को लेकर इस आगत निर्गत सिद्धांत के बारे में क्लियर हुए होंगे। हाँ, हमारा पूरा का पूरा व्यवस्था उपागम मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा।
हमारे इस व्यवस्था उपागम के बारे में। अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सबसे जरूरी कमेंट करिएगा। और अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा।